ओके, सो आप सबका नमस्कार। और मैं कुछ अलग अंदाज में आपसे बात करूंगा और उसके बाद एक केस दिखाऊंगा, कुछ ऑर्गेनॉन की बात करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे और फिर थोड़ी बहुत मेडिसिन के बारे में समझेंगे। ठीक है ना? यही मेरा आउटलाइन है। थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि आप लोग देख पा रहे हैं। जी सर, जी सर। ओके, तो मैं शुरुआत करता हूँ। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए थे 16th सेंचुरी में, 1561 से लेकर 1561 से लेकर 1626 ईस्वी के बीच में। उनका नाम था फ्रांसिस बेकन। अब मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आपका जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है वो उसका जो मेन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो फ्रांसिस बेकन का है। डॉक्टर ये दूसरी माइक बंद कर दें, तो बीच में डिस्टरबेंस है। तो फ्रांसिस बेकन ने ऑर्गेनॉन शैली में अपनी बातें कही थी। ऑर्गेनॉन शैली का मतलब होता है बातचीत, प्रश्नोत्तर शैली। और इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उसी के करीब 200 वर्ष बाद डॉक्टर हेनीमैन ने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन फ्रांसिस बेकन की शैली में ही लिखा। अच्छा, आपने उपनिषद में भी इसका जिक्र है। आपने अगर कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया होगा तो अपने उपनिषद में कई कथाएं हैं, कई ऐसे प्रसंग हैं जहां पर आपको जिक्र मिलेगा कि प्रश्नोत्तर शैली में, जैसे एक नचिकेता संवाद है, बहुत इंटरेस्टिंग। मान सर को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आज मैंने आपकी अनुपस्थिति का फायदा उठा लिया शुरू में। ठीक है, बहुत अच्छा किया। तो सर, मैं एक छोटा सा केस डिस्कस कर रहा हूँ विथ योर परमिशन। मैं फ्रांसिस बेकन का सर जिक्र कर रहा था। फ्रांसिस बेकन यूनाइटेड किंगडम के एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे 16वीं शताब्दी में, 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में। और उन्होंने ऑर्गेनॉन शैली को, मतलब प्रश्नोत्तर शैली को उन्होंने एक तरह से लॉन्च किया था। ये उनका ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद एक मिनट सर, एक डिस्टरबेंस, मैं दरवाजा खोल दूं। मैं कोई आया है, 1 मिनट सर प्लीज। सॉरी। तो उनका ही जिक्र मैं कर रहा था कि उन्होंने जो ऑर्गेनॉन की शैली दी, डॉक्टर हनीमैन ने उसी को अडॉप्ट किया 2 सेंचुरी बाद। और उसमें जो ऑर्गेनॉन की बात आई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए मैं ऑर्गेनॉन को महत्व देता हूं कि ऑर्गेनॉन के बिना हमारी होम्योपैथी चल नहीं सकती। और देखिए 210 जो एफोरिज्म है उसमें हनीमैन ने क्या कहा है। जो रेड लाइन है उसको पढ़िए। We are called on to cure the state of the patient's disposition is to be particularly noted along with the totality of the symptoms. If we would trace an accurate picture of the disease in order to be able therefrom to treat it homeopathically with success. ये डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं। और क्रॉनिक डिजीज के बारे में, और खास करके मेंटल सिम्टम्स, मेंटल डिजीज या वन साइडेड डिजीज के बारे में ये बात कर रहे हैं। इसी का डिटेल्स है, आप ऑर्गेनॉन में पढ़िएगा। 211 एफोरिज्म को देखिए, उसमें हेनीमैन क्या कहते हैं। सिर्फ रेड लाइन पढ़ रहा हूँ। द पेशेंट्स इमोशनल स्टेट ऑफन डिसाइड्स द चॉइस ऑफ रेमेडी। आप इससे देखिए कि जो मेंटल सिम्टम्स है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और बिना इसके हम होम्योपैथी में बढ़ नहीं सकते। हेनीमैन ने अपने मेटेरिया मेडिका प्यूरा में जो सिंकोना मेडिसिन की प्रूविंग की थी, उसमें करीब 60 पेज का डिस्क्रिप्शन है। सबसे ज्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन इसका है। उसके बाद करीब 30-35 पेज में ओपियम का डिस्क्रिप्शन है। ओपियम और चाइना के डिस्क्रिप्शन को डॉक्टर हेनीमैन के लिखे हुए को जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़ रहा हूँ। हेनीमैन लिखते हैं कि इफ द होम्योपैथिक लॉ बी राइट एज इट इज incontestably is right without any exception and is derived from a pure observation of nature. हेनीमैन का कहना है कि जो ऑब्जर्वेशन है, जो
पेशेंट का मेंटल स्टेट है, बिना उसको ठीक से समझे हम मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं समझ सकते। अब सर मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप जस्ट इसको देखिए, उसके बाद फिर इसको समझते हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं, इसको देखिए, ये एक स्टेट है। लोगों के, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी यही अवस्था है, मस्ती में जीना और झूमना, नाचना, अपने आप को एक अलग अंदाज में पेश करना, ये बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड में इस केस को देखते हैं सर। मेरे पास एक केस आया, ये केस एक बड़े पुलिस अधिकारी का है जो भारत सरकार में बहुत बड़े पदों पे रहे हैं, आजकल 62 साल इनकी उम्र है। वे अपने दौर में बेहद चर्चित पुलिस अधिकारी रहे। वे तेज तड़ार अधिकारी थे, इसलिए अलग अलग समय में सरकार से उनका विवाद भी चलता रहा। इनकी कभी किसी सरकार से में जमी नहीं। कहते थे, मुझे इन्होंने कहा था कि सर मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, किसी अंगूठा छाप नेता से क्यों डरूं, कोई नेता मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करवा देगा। मेरे पास इनका केस ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के इलाज के लिए आया। मरीज का स्वभाव क्या था, वो अपने आप को स्मार्ट दिखाना, उनके लिए एक्शन फोटो शूट करना, महंगा परफ्यूम, महंगी शराब, ब्रांडेड कपड़े आदि उनके शौक थे। रौबदार चेहरा, चेहरे पर गुस्सा, घमंड बराबर रहता था। वे चाहते थे कि पूरी दुनिया उन्हें जाने। वे अपने सर्विस लाइफ की एक घटना बताते हैं कि एक जिले में वे एसएसपी थे और वहां एक घटना घटी थी। एक ही परिवार के 5 लोग एक साथ सुसाइड कर लिए थे। इनमें 5 और 7 साल के बच्चे भी थे। कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने 6 महीने जुनून के साथ लगकर केस सॉल्व किया। वे कई बार रियलिटी शो में जाने का प्रयास कर चुके थे। वे प्रयास में बहुत रहे कि उन्हें कोई पार्टी राज्यसभा में भेज दे, लेकिन उनकी किसी से बनती नहीं थी, इसलिए उनको राज्यसभा में जाने की कोई वो जुगाड़ भी नहीं हुआ। वे अपने लिए बहुत ज्यादा सोचते थे, बाकी लोगों से उनको कोई खास मतलब नहीं रहता था। हर समय वो मैं करते रहते थे। उन्हें म्यूजिकल नाइट, कवि सम्मेलन आदि कराने का बहुत शौक था। फिल्म के जो आर्टिस्ट होते थे, सेलिब्रिटी होते थे, उससे उनके बहुत अच्छे संबंध थे, तो वो कई सारे सेलिब्रिटी के साथ उनका मिलना जुलना होता था। करीब 10 वर्ष से वे ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का इलाज करा रहे थे, लेकिन कोई खास लाभ नहीं मिला। होम्योपैथी इलाज, लेकिन उनको आराम नहीं मिला। तो सर ये केस है। अब मैं चाहूंगा कि इस पे थोड़ा लोग 1-2 मिनट लगाकर इस केस को देखें। ये पहला स्लाइड देख लीजिए केस का, और आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस केस में। हेलो, हैं आप लोग? यस सर। या प्लीज थोड़ा आप की तरफ से रिस्पांस आएगा तो फिर हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। देखिए, हम लोग कोई बहुत बड़े जानकार टीचर या डॉक्टर नहीं है, हम आप ही की तरह हैं। तो एक एक्सपीरियंस जो हमारे बीच में है सर मैं बोलूं क्या? जरूर सर। सर इसमें मुझे जो है ये लगता है, एक तो ये व्यक्ति जो है ये डिल्यूजन वेल्थ में है, दूसरा सेल्फिशनेस है इसमें, जी, और म्यूजिक डिजायर में भी है, और लिबर्टिनिज्म में। मुझे बिल्कुल ये लग रहा है सर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बढ़िए आगे, क्योंकि सर ये तो बहुत आसानी से मिल गया ना, ये तो बड़ा कॉमन सा है। अर्डेंट भी है सर, सर अर्डेंट भी है। अर्डेंट भी है, ठीक है। कुछ इसमें और पिक्यूलियर ढूंढिए। सर ये एरोगेंस है, एरोगेंस है, वेरी गुड। तो डिल्यूजन ग्रेट पर्सन, बरेट्रम एल्बम की फील आ रही है। ब्रेक्ट्रम एल्बम की फील आ रही है। सर डिल्यूजन ग्रेट पर्सन, मतलब सब उसको सब हाँ, डिल्यूजन ग्रेट, बहुत सही पकड़ा आपने। और सब चीजों का उपभोग उसको लेना है सब, और बढ़िए, और बढ़िए, ठीक बढ़ रहे हैं, और बढ़िए। क्योंकि एक्सक्लूसिव।
कभी कभी क्या होता है कि जो पेशेंट के बेसिक सिम्टम्स है जो आके बोल देता है ना, सिर्फ उसी पे डिपेंड मत कीजिए, उसमें अंदर घुसिए, क्योंकि वो तो मॉडरेट बोलेगा, बहुत अपने आप को बड़ा सॉफ्टिकेटेड तरीके से पेश करेगा। हाँ, वो कभी बोस्टिंग भी है इसमें, Pardon? बोस्टिंग। यस, और बताइए। और सर कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ये भी है ना कि हाँ, कोई मेरा उसे क्या लगता बिगाड़ है सकता कि हाँ, भ्रम पाल के रखा है उसने उसको। नहीं, भ्रम नहीं, एरोगेंस है उसमें। हाँ बिल्कुल, भ्रम में नहीं है, वो एरोगेंस में है, और उसका जस्टिफिकेशन उसके पास है। मैं तो आईपीएस हूँ, मेरा ट्रांसफर कर देगा, बहुत ज्यादा करेगा तो मेरा ट्रांसफर कर देगा। हाँ, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। फियरलेस भी है। फियरलेस कहाँ से दिखा आई आपने? मीन नहीं, आई मीन कि ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, जैसे नहीं, उसका सीन स्ट्रॉन्ग दूसरा है, वो थोड़ा सा एरोगेंस में आ रहा है। एरोगेंस में। हाँ, हाँ हाँ 40 है। हाँ, देखिए ये रूब्रिक तो सर ये डिल्यूजन ग्रेट, सर एक तो ईगो है उसमें। एरोगेंस सर। और जो है उसमें ऑडेसिटी है, दलेरी है, किसी की परवाह नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, एडोसिटी है इनमें से ही कुछ ढूंढ कर जी। इगोस्टिक। ईगो भी है सर। एडॉप्टेबिलिटी इसमें बिल्कुल नहीं है, ये अडॉप्ट नहीं कर रहा है सर। ये जैसे हम अपने उसमें ही है, अपने ये एयर में अपने, है, जैसे हाँ, तो ये अपने धुन में। इसकी यूफोरिक एक, स्टेट होती है ना, जो यूफोरिक बिल्कुल स्टेट होती है। बिल्कुल यूफोरिया के जो स्टेज में है। आपने जो वीडियो दिखाई थी उसमें वो सदगुरु जो है वो एक यूफोरिक स्टेट में डांस कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसा सेल्फ ही सेंटर्ड। एग्जैक्टली, इसको लगता है कि ये बिल्कुल अलग है, ये दुनिया से बाहर का बंदा है। तो एक रूब्रिक है सर, डेल्यूजन सेपरेटेड फ्रॉम वर्ल्ड, ही सेपरेटेड फ्रॉम वर्ल्ड। ये बहुत क्लियरली इसमें दिखा मुझे। कंपनी अवर्सन है, लोगों के बीच में रहेगा नहीं, रहना नहीं चाहेगा, अपने आप को अलग, क्योंकि सेपरेटेड फ्रॉम वर्ल्ड है तो वो एक अलग ही दुनिया का अपने आप को समझता है। लोगों के बीच में भी वो अलग हटके रहेगा। इसका पूरा एक वीडियो है जो हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि परमिशन नहीं दिया उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा वीडियो आप नहीं दिखाएंगे। इसलिए सर मैंने सिर्फ उसको एक टेक्स्ट के रूप में लिख के आपको दिया। तो वो लोगों के बीच में कभी अलग हटके वो बात, अभी भी क्लिनिक में जब हमारे आए थे वो, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप एक बात बताइए कि आपकी क्लिनिक में पेशेंट और लास्ट पेशेंट कब आप देखते हैं? तो मैंने कहा सर क्या हुआ? तो नहीं, मैं उसके बाद आऊंगा, नॉर्मल पेशेंट में मुझे मत बुलाइए। तो सर इसमें इसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं काउंट होगा कि ये अपने आप को कॉम्प्लेक्स है, लोगों हाँ, से? है ना, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप उसको एक पिक्चर के रूप में लाइए। सुपीरियरिटी तो है ही, वो तो जब अपने आप को गॉड से कम समझ ही नहीं रहा है, वो अपने आप को गॉड समझ रहा है। फ्लोटिंग इन एयर, डेल्यूजन फ्लोटिंग इन एयर, यूफोरिया, डबल पर्सनालिटी आदमी है और वो अपने आप को सुपर ह्यूमन समझ रहा है। तो डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, वो भी इसके साथ है। कैरिड बाय म्यूजिक, कंसर्ट कराता है, सेलिब्रिटीज के साथ रहता है। क्लेवरेंस है, क्लेवरेंस म्यूजिक से उसको मजा आता है, अम्यूजमेंट है। सेल्फ असर्शन, सेल्फिश है। लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है उसका। आप देखिए उसका एरोगेंस। तो ये सारे रूब्रिक्स लेकर हमने सर रेपर्टराइज किया, तो हमें एक बिल्कुल रेयर सी दवाई मिली। और ये दवाई हम लोगों को डॉक्टर एमएल सहगल साहब ने पढ़ाई थी। अगर मानसर को याद होगा, मुझे मालूम नहीं मानसर आए थे कि नहीं, वो इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में एमएल सहगल साहब की लास्ट क्लास थी ये, एनहोलेनियम। और एनहोलेनियम को हमने सर लगाया था इस मरीज पे, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला। और उसके बाद तकरीबन 10-12 केसेस हमने देखे एनहोलेनियम के। और मुझे सर उसमें जो 2-3 की पॉइंट्स थे उसकी वजह से, जैसे एडॉप्टेबिलिटी का नहीं होना, ये मुझे वो दिखा। दूसरा यूफोरिया, तीसरा जो सेल्फ कंट्रोल उसको नहीं होना, और हाँ सुपर ह्यूमन का जो कॉन्सेप्ट।
पार्डन? मीटिंग वोटिंग होने के आने के बाद थोड़ा आपकी आवाज गूंज रही है सर, समझ नहीं। तो पहले योगा कर रहे थे, चुप है ना, पैर टच नहीं करता है, नहीं करिए तो जैसे नींद टूटा है। आगे बढ़े हम लोग, क्योंकि मान सर का भी हमें सुनना है। जी सर। तो ये हाँ जी आगे बढ़ जाए। हाँ ठीक है। तो अब हम लोग एनहोलेनियम को देखें। फिर उसके बाद मैंने एनहोलेनियम को पढ़ने की कोशिश की। जब एनहोलेनियम को पढ़ा तो उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है उसका वो है मैस्केलीन। मैस्केलीन एक खास किस्म का ड्रग है। ये बहुत रेयर ड्रग है जिसको कि नशा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और एक तरह से बड़े बड़े बाबा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े बड़े सैंट अपने आप को कहते हैं, गॉडमैन जो कहते हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वो मैस्केलीन इसी एनहोलेनियम से निकाला हुआ एक्टिव प्रिंसिपल है। ये एक खास किस्म का कैक्टस प्लांट है और इसी में ये तत्व मिलता है, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आपको जो अभी हमने आगे बताया उसमें आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे। इसमें जो इसको डॉक्टर शंकरन ने एक कैंसर मियाज्म के रूप में इस मेडिसिन को रखा है। मैंने डॉक्टर शंकरन की चूंकि किताब का एक अनुवाद किया था तो उसमें कैंसर मियाज्म को समझने का मुझे मौका मिला। कैंसर मियाज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, कंट्रोल, परफेक्शन, एक्सपेक्टेशन, केओस, ऑर्डर, सुपर ह्यूमन, बियॉन्ड वंस लिमिटेशन, ये सारी चीजें मुझे इसमें देखने को मिली कि वो सब कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, इसीलिए वो गॉडमैन की तरह बात करेगा, अपने आप को कहेगा कि मैं तो इस दुनिया का हूं ही नहीं जी, मैं तो बिल्कुल अलग हूं, आप मुझे बाकी लोगों में मत देखो, मुझे अलग से टाइम दो। इसकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सब कुछ ऑर्डर में देखना चाहता है, अपने आप को सामान्य आदमी नहीं समझता, अपनी क्षमता से ज्यादा आगे बढ़कर ये काम करता है। ये इसके मेन वो हैं। कैंसर मियाज्म के बारे में शंकरन क्या लिखते हैं? मेरे इस लेक्चर में सर थोड़ा बहुत आपको डॉक्टर शंकरन और सबसे ज्यादा एमएल सहगल का टच दिखेगा। ये देखिए, ये जो है ना क्या कर रहा है, एक आदमी जो है जैगलिंग कर रहा है एक रोप पे, रस्सी पे अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये है कैंसर मियाज्म। कैंसर मियाज्म का जो पेशेंट होता है वो हर परिस्थिति से निपटने के लिए, अपनी स्टेटस को बनाए रखने के लिए, अपनी जो स्थिति है उसको मेंटेन करने के लिए हर संभव कोशिश करता है, कभी कभी अपनी क्षमता से बाहर चला जाता है। अर्जेंटम निट्रिकम में आपको दिखेगा, थोड़ा बहुत आर्सेनिक में दिखेगा, कैनबिस इंडिका में दिखेगा, कार्सिनोसिन में तो खैर बिल्कुल बहुत ज्यादा दिखेगा, इग्निशिया में दिखेगा, स्टेप्सिगेरिया में दिखेगा। ये सब कैरेक्टर आपको इस मियाज्म में मिलेंगे। एनहोलेनियम भी इसी ग्रुप को बिलोंग करता है। नथिंग पूर्ण है अपने आप में, दैट इज आर materially wealthy, such the material things are no challenge for them. They have seen the best of reality as it exists, and more of the something would only be repetition, so they seek the thrill out of an out of the world experience. Though matching in some symptoms, vast difference exist in original situation from which the state of opium, cannabis indica and enholenium. एनहोलेनियम के बारे में सर, एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसे अभी पता चला है कि उससे कैंसर है और उसकी हालत जानलेवा है, बचने की उम्मीद नहीं है, फिर भी वो हिम्मत छोड़ देना उसके लिए कोई विकल्प नहीं, वो हिम्मत नहीं हारता है, इसलिए वह खुद को बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करता है। वह कोई गलती नहीं करना चाहता क्योंकि कोई और चांस नहीं है। ऐसे लोग परफेक्शनिस्ट या पूर्णतावादी होते हैं। उसे अपने अलावे बाकी सब जगह अव्यवस्था दिखाई देती है, उसको लगता है ये ठीक नहीं है, ये ऐसे कैसे है, जो उसको अपने अलावे बाकी सब जगह लगता है सब गड़बड़ है, केओस की स्थिति देखता है। एक ऐसे अनुभव की आवश्यकता इस भाव से पैदा होती है कि व्यक्ति की कोई जड़ें नहीं होती,
उसकी कोई पहचान नहीं होती, वह पूरी तरह अलग थलग महसूस करता है और दूसरे मनुष्यों से खुद को कटा हुआ मानता है। ऐसे में वह अपने अहम को स्वायत्त और पूर्णतः नश्वर मान लेता है। उसको इस बात का डर होता है कि कहीं उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी लुप्त न हो जाए। इसलिए यह भय मौत के भय से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब उसको मरने से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी, अपनी अहम, अपने व्यक्तित्व के खोने का खतरा ज्यादा होता है। ये एनहोलेनियम का पेशेंट है। इसीलिए आप देखिएगा जितने गॉडमैन्स हैं उसमें आपको ये कैरेक्टर मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आगे से जब भी आपको कुछ इस तरह के बड़े सो कॉल्ड वीआईपी पेशेंट्स मिलें तो उसमें आप इस कैरेक्टर को तलाशने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा अनुभव सबसे आसानी से वह व्यक्ति करता है जो खुद से यह सवाल पूछ सकता हो कि अपने नाम के अलावा मैं कौन हूं। कल्पना करिए कि आपका कोई नाम नहीं है और आपको कोई नया नाम रखने की छूट न हो, तब आप खुद से पूछ कर देखें मैं कौन हूं। आमतौर पर ये जितने गॉडमैन हैं वो आपको इस अवस्था में दिखेंगे। तब आपको एक जबरदस्त शून्य, खालीपन दिखाई देगा जो बहुत भयानक होगा। मनुष्य दरअसल इसी खालीपन को भरने के लिए एक पुल बनाता है और खुद को इसके सहारे न सिर्फ अपने नाम से बल्कि किसी परिवार, समूह, समाज से जोड़ने की कोशिश करता है ताकि वह अपनी देह के पार जा सके और उसकी व्यापक सामूहिक पहचान इतनी आसानी से मरने न पाए। मतलब वो जो अपने आप को टिकाए रखने की जो वो है, जो आपने देखा था ना वो जगलिंग कर रहा है एक आदमी, वो लगभग वही स्थिति आपको कुछ इस तरह की पर्सनालिटी में दिखेगी। एनहोलेनियम एक ऐसी परिस्थिति के लिए बनाई गई दवा है जहां लोगों को संपूर्ण अकेलापन महसूस होता है और उसे आभास होता है कि वो अपनी पहचान खो देंगे। अगर वो मेंटेन नहीं कर पाए, अगर उनका कुछ नहीं हुआ तो उनकी पहचान चली जाएगी और वो सिर्फ पहचान के लिए जीता है। ऐसी परिस्थिति में एक ही समाधान है कि एनहोलेनियम की अवस्था में पहुंच जाए, यानी कि वो एक, मैंने आपको बताया, मैस्कुलिन नशा करने के बाद वो उस दुनिया में चला जाता है जहां उसको कोई फिक्र नहीं। तो वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने अहम को बचाए रखने के लिए वो उस स्टेट में चला जाता है जिस स्टेट में, मतलब नशे का वो स्टेट है, उसके बाद उसको ये दुनिया में क्या हो रहा है उसका कुछ एहसास नहीं होता। मेरा मानना है कि कई प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरु और शिक्षक ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि अकेलेपन और जड़ विहीनता की रही होगी, क्योंकि यह परिस्थिति अपनी आध्यात्मिक पहचान की तलाश के लिए एक सशक्त उत्प्रेरक का काम कर सकती है। मैस्कुलिन के सेवन का अनुभव यह होता है जैसे एलएसडी नाम का एक नशा है और मैस्कुलिन, दोनों लगभग सर एक जैसा है और बहुत महंगा नशा है और रेस्ट्रिक्टेड है, जाहिर है। तो जितने हिप्पीज होंगे, अमेरिकन हिप्पीज, और एक दौर में उनका बहुत वो था, वो ग्रुप में चलते थे लेकिन सब अलग अलग जाकर टिकते थे, तो अलग अलग टिकते थे। मैस्कुलिन के सेवन का अनुभव यह होता है कि व्यक्ति अपने इर्द गिर्द के परिवेश के साथ खुद को घुला हुआ महसूस करने लगता है, या फिर कहें कि उसे समूचे अस्तित्व के साथ एकमेव होने का भाव आ जाता है। उसे सीमाएं नहीं दिखती। हिंदू या बौद्ध दर्शन में जिसे एकात्मवाद कहते हैं या अद्वैतवाद कहते हैं, उस तर्ज पर यह भाव सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभव का भाव है, जिसमें व्यक्ति को अपने अमर्त्य होने का अनुभव होता है। जो नष्ट होता है वह देह है, जबकि आत्मा का समूचे अस्तित्व के साथ निरंतरता एक रिश्ता है, वह अनस्वर है। कहता है कि देह नष्ट हो जाएगा लेकिन उसका जो प्रभाव है, उसके अंदर जो एक विशिष्टता है वो बनी रहेगी। ये इस मेडिसिन का फीलिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इसको हम पढ़ें तो आपको ये पिक्चर मिलेगा। डॉक्टर शंकरन ने इसकी रीप्रूविंग भी की है। इनहोलेनियम कैंसर मियाज्म की दवा है जहां व्यक्ति को अपना अतिक्रमण करना होता है, अन्यथा वो अपना वजूद खो देगा। वो उसका कंपटीशन खुद से होता है, वो दूसरों से कंपटीशन नहीं करता, वो अपने आप से कंपटीशन करता है। वह दुनिया से अलग थलग एक बुलबुले के भीतर रहने लगता है, एक सेल बनाता है और उसमें रहता है और अपनी एक अलग दुनिया विकसित कर लेता है। तो उसकी एक अपनी सब कुछ उसकी एक अपनी व्यवस्था है। इनहोलेनियम के मरीज सामान्यतः ब्रह्मांड और जगत इत्यादि शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। उनके अनुभव शानदार होते हैं, जो अक्सर आध्यात्मिक होते हैं, और उन्हें अपना अहम, अपनी पहचान या किसी भी प्रियजन को खो देने का कोई भय नहीं होता। वो उसको इसकी कोई परवाह नहीं होती। कोई चला गया, आप देखेंगे मेरे पास 2-3 ऐसे केस हैं जिनके घर में बहुत नियरेस्ट काफी उनके करीबी लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन से वो बहुत सामान्य रूप से आके बात करता था और वो कहता था कि सर ये तो कौन सी बड़ी बात है, एक ना एक दिन तो दुनिया लोगों को जाना ही है। अक्सर मैंने पाया कि ऐसे लोग नशीली दवाएं लेते हैं।
नॉट ऑल। नशीली दवाएं लेने का मतलब शाब्दिक मत लीजिएगा, वो एक अलग किस्म के नशे में होते हैं और मैस्कुलिन से उन्हें अच्छा अनुभव होता है। वे अक्सर यथासंभव समूह में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामान्यतः बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। म्यूजिक उन्हें पसंद है और लय के साथ वे अतिक्रमण की अवस्था में जा सकते हैं। अब इस रूब्रिक को देखिए जो खास करके सिंगल रूब्रिक है एनहोलेनियम में। मटेरिया मेडिका में आपको मिल जाएगा, खास करके मर्फी में मिलेगा, थोड़ा बहुत फाटक का कुछ नोट्स है उसमें मिलेगा, और डॉक्टर संकरन की फ्रॉम सिमिलियर टू सिनर्जी में तो है ही। कंफ्यूजन, आइडेंटिटी एज टू हिज, डीपर्सनलाइजेशन, लॉस ऑफ सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ कंट्रोल, ये उसके रूब्रिक हैं। डिसएसोसिएशन फ्रॉम और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन विथ एनवायरनमेंट, disruption, decomposition of shape, decomposition of space, delusion of immortality. Immortality वो इस उसमें होता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, मैं बचा रहूंगा। delusion standing by oneself, ये सब सिंगुलर हैं, और इसको अगर आप सर रेपर्टराइज करें तो इसमें एनहोलेनियम लीड करता है। एक दूसरी दवा उसके बगल में एलएसडी है, बहुत रेयर दवा है। एलएसडी का प्रयोग मैंने कभी नहीं किया, लेकिन कई ऐसे डॉक्टर विजयकर इसका प्रयोग काफी करते थे। पावर पॉइंट है। हेलो हेलो जी सर, कंटिन्यू करिए, आवाज आ रही है प्रॉपर। तो ये रूब्रिक्स हमने मेडिसिन में भी देखे और उस मरीज में भी देखे। एनहोलेनियम को मैं इसी रूप में देखता हूं कि इसके अंदर जो एक गॉड, भगवान होने का जो भाव है वो बहुत यूनिक है, और लिबर्टिज्म बहुत बढ़िया बताया था शुरू में आपने, वो और म्यूजिक, इफोरिया, वो एक मस्ती की दुनिया है। आप इसकी कल्पना करें, और ऐसे बहुत सारे मरीज हमको मिल जाते हैं सड़क पे चलते हुए, जिनकी एक अपनी दुनिया है। वो नंग धड़ंग भी व्यक्ति आपको मिल जाएगा, ऐसे लोग बहुत वीआईपी पर्सनालिटी के रूप में भी मिल जाएंगे, ऐसे लोग कॉमन मरीजों में भी मिल जाएंगे, बस उसको देखने की जरूरत है। तो मैंने इनको जो ये अधिकारी थे इनको एनहोलेनियम दिया, 200 से काम नहीं किया, 1M से काम करना शुरू किया। 1M और 10M, ये दो पोटेंसी में उनको बहुत लाभ मिला और काफ़ी नॉर्मल है। उनका ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया लगभग गॉन है, और उनका एक नोट्स है, उनकी एक चिट्ठी है जो बहुत ही इनकरेजिंग है। उसके बाद से वो काफ़ी सारे आईपीएस अधिकारियों को उन्होंने रिकमेंड किया, और उनके साथ मेरे संबंध भी बने, अच्छे संबंध बने, और वो होम्योपैथी का लाभ ले रहे हैं। तो ये सर एनहोलेनियम के बारे में मेरा वो था। एनहोलेनियम को मैं इसी रूप में देखता हूँ। ये गाना है, तो दिस इज ऑल अबाउट एनहोलेनियम। मैं सर कोई बहुत प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, लेकिन मेरी क्लिनिक में कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो मैं शेयर कर लेता हूँ। मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा हम लोग और ठीक से पढ़ें, और इसके बाद मैं इसका जो फॉलोअप है वो अगले किसी सेमिनार में दिखाऊंगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सभी फ्रेंड्स का, इस ग्रुप के ऑर्गेनाइजर्स का, स्पेशली मान सर का। मैं मान सर का फैन भी हूँ, मैं उनका दोस्त भी हूँ, उनको मैं अपना बड़ा भाई भी मानता हूँ। तो अब मैं चाहूँगा कि अब मान सर इस पर अपना लेक्चर आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। मैं बोल रहा था कि जो बड़े टीचर होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। आपने इतना अच्छा गैलिक एसिड करवाया था और आज एनहेलोनियम करवाई है। अभी आ रही है आवाज? हेलो हेलो जी सर, आवाज प्रॉपर आ रही है। आवाज आ रही है, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी।
तो मैं बहुत ही कॉमन मेडिसिन जो रिपीटेडली यूज होने वाली होती है वही केसेज करवाता हूँ, और मैं जहां से जहां सेव किया हुआ है वहां जाके केस आपको मेरी पिक्चर तो नहीं दिखाई देगी, मैं बोल के आपको बोलूंगा। उस पंजाबी में लिखा है, जितना उसको हिंदी में बोल सका, फिर देखेंगे कि कौन सी मेडिसिन बनती है। इतने अच्छे रिजल्ट मेरे को मैं करता हूँ, बोलता हूँ अभी आपको। वो लेडी थी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है जी? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, वो लेडी थी मनप्रीत कौर, एज 36 ईयर्स। वो मेरे पास आई कि सर मेरा बेटा है, मेरे को किसी ने बोल दिया कि तेरे बेटे को शुगर है, डायबिटीज है। तो कहती मैं इतना घबरा गई, घर आ गई, अपने रोना शुरू कर दिया। 15 दिन से मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं बार बार उसको देखती रहती हूँ, बार बार उसका बाथरूम देखती हूँ कि कैसा आ रहा है, मैं रोई जा रही हूँ, मैनू कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा भी हाय इसनू कुछ हो ना जावे मेरे बेटे नू। मैंने बोला भाई ऐसे क्यों, आप एक टीचर हैं, आपने उसका शुगर टेस्ट नहीं करवाया? कहती नहीं, मैं तो रोई जा रही हूँ, मैं तो डरी जा रही हूँ, किसी के कहने से मेरे को भूख नहीं लग रही, मेरे को नींद नहीं आ रही। मैंने 15 दिन में 5 kg वेट लॉस कर लिया है अपना, पर मैंने टेस्ट नहीं करवाया बेटे का। मैंने बोला भैया आप टीचर हैं, इतना छोटी सी बात कि आपको मनप्रीत टेस्ट करवाना चाहिए था अपने बेटे का। नहीं सर मैंने तो टेस्ट नहीं करवाया, मैं तो रोई जा रही हूँ, मेरे को तो इतना ज्यादा उसकी एंग्जाइटी हो रही है। तो मैंने उसको मेडिसिन दी 30 पोटेंसी में 1 डोज, एक उसको साथ में, जैसे मेरा असूल है कि आफ्टर 36 देना, 1 डोज मैं उसको 6 पोटेंसी की दे दी कि आपने अगर विद इन 48 आवर्स आपको रिलीफ ना मिला तो आपने रस्टॉक्स 6 ले लेनी है। तो वो 1 हफ्ते बाद आई, टू मच बेटर। उसने बोला कि सर कमाल हो गई, मैं ना नींद आ रही थी, ना मेरे को भूख लग रही थी, अब मेरे को नींद भी आ रही है, मैं आराम से सो रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, मेरे को बच्चे की कोई बेटे की चिंता नहीं आ रही। तो 1 वीक में इतनी चेंज आ जानी। मैंने उसको जैसे रूटीन में पहले मैं पॉलीक्रेस्ट ही देता हूँ जो मोस्ट इजीली प्रेस्क्राइबेबल होती है। मैंने रूब्रिक बनाए, सुपरस्टिशियस, फियर सुपरस्टिशियस, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट। और डॉक्टर अरुण मैं उनको रास्टॉक 30 की 1 डोज दी, आफ्टर 2 डेज उसने रास्टॉक 6 ली, और फिर उसको बाद वो आफ्टर 7 डेज आई, उसमें वंडरफुल चेंज थी। अक्सर हम रेयर ढूंढते रह जाते हैं, मोस्ट जड़ी पॉलीक्रेस्ट होती है उसको मिस कर जाते हैं। मैंने इतने अच्छे रिजल्ट लिए हैं रास्टॉक्स से कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट लिए हैं। अब आप ही बताएं कि विद इन 5 to 10 मिनट्स मैंने केस लिया उसका, और उसमें से ये 3 रूब्रिक बनाए, और वो जो उसने 5 kg वेट लॉस कर लिया था, नींद नहीं आ रही थी, भूख नहीं आ रही थी, सिर्फ उसका एंग्जाइटी चिल्ड्रन ते सुपरस्टिशियस फियर सुपरस्टिशियस ये रूब्रिक उसके लिए। तो इसमें आप कितना इजीली ऐसी मेडिसिन पे चले जाते हैं। आपके मन में कोई रास्टॉक्स के बारे में कोई क्वेश्चन आता हो, जो लेटेस्ट मैंने प्रेस्क्राइब अभी की, पहले भी बहुत सारे कोरोना का जिनको फियर हुआ उनको भी मैंने
फियर सुपरस्टिशियस लेके उनको ठीक किया, जिनमें इतना ज्यादा भयंकर डर हो गया था, नींद ना आना, भूख ना लगना, बेचैन रहना, बच्चों की चिंता कि अगर मैं मर गई तो बच्चों का क्या होगा। डॉक्टर अरुण एंड मेंबर्स, मैंने बहुत सारे केस ड्यूरिंग कोरोना डेज रास्टॉक से ठीक किए थे। जो ऐसी ये तो मेरे को बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट मिले कि लग ही नहीं रहा था कि वो लेडी इतनी टीचर होके उसको इतना ज्यादा भय था कि वो डर के मारे कि मेरे को तो बच्चे को शुगर है ही, वो टेस्ट भी नहीं करवा रही थी। तो डियर मेंबर्स, कोई इसके बारे में, रास्टॉक्स के बारे में आप कितना को अप्लाई करते हैं, आप बताइए मेरे को। क्या आप इतना इजीली रास्टॉक्स ले लेते हैं, रास्टॉक्स पे पहुंच जाते हैं? हेलो। नहीं सर, फियर सुपरस्टिशियस थोड़ा बताओ ना। हाँ, इसी ना कि किसी ने बोल दिया, एक टीचर है, वो अच्छी टीचर है, और उसी से मान लिया, डर बैठा मन में बैठ गया कि हाँ मेरे बेटे के तो शुक्र है। इससे इलॉजिकल फियर क्या होगा कि वो टीचर होके उसने टेस्ट भी नहीं करवाया बेटे का, और यही मान के वो रो रही है, नींद नहीं आ रही है, वेट लॉस हो गया है। तो मैंने सोचा कि पहले इसको रास्टॉक्स ही देंगे 30 फिर 6, नहीं तो आगे चलेंगे अगर रास्टॉक्स से ना रिलीफ मिला तो। सर इस चीज को हम लाइट एवर्जन या लाइट शेल नहीं ले सकते? बिलोंग टू अदर लाइट शान तो अगर वो अपने लिए होती ना, कि अपने लिए टेस्ट नहीं करवा रही, डर रही है, उसको तो ऐसी बेटे के बारे में हो गया कि इसको तो शुगर है। ओके सर। तो अक्सर हम रास्टॉक्स या जो ऐसी मेडिसिन होती हैं पॉलीक्रेस्ट, उनको मिस कर जाते हैं, बहुत डीप चले जाते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है। सर कम से इसमें कम मैं एक बात पूछना चाह रहा था। 2 सालों में ही मैंने कोई कम से कम 15 केसेस ऐसे रास्टॉक्स से ठीक किए होंगे। सर एक्सक्यूज मी सर, मैं एक बात पूछना चाह रहा था। इसमें हाँ। ये हेड बिलोंग्स टू अदर, डिल्यूइन हेड बिलोंग्स टू अदर, ये कोई थोड़ा सा वो टच नहीं आता सर उसका? पर मेरे को तो इतना लगा ना कि भी इतना सुपरस्टिशियस क्या होता है कि जिसका कोई बेस ना हो, सुपरस्टिशन में विश्वास करना, लॉजिक ना हो, तर्क ना हो, इलॉजिक हो। तो पहले मेरे को लगा कि अगर ये काम नहीं करेगी तो फिर मैं सोचूंगा कि और आगे क्या करना है। पहले तो मेरे को लगा कि इतना इलॉजिकल बात हो ही नहीं सकती। और फिर अब उसने आज मेरे को बोला कि सर अब मेरे को ऐसे भी लग रहा है कि हर साल मेरे को टाइफाइड होता है मार्च अप्रैल में, तो अब मेरे को ये डर लग रहा है कि कहीं टाइफाइड फिर ना हो जाए। इसको भी जैसे हमारे गुरु डॉक्टर एमएल सहगल, अगर उनका फियर सुपरस्टिशियस आप पढ़ेंगे ROH 4 में, तो यही दिया हुआ है उन्होंने। अगर ऐसी किसी को लग रहा हो कि लास्ट ईयर मेरे को फीवर हुआ था, टाइफाइड हुआ था, अब वही मंथ आ गए हैं, फिर ना मेरे को टाइफाइड फीवर हो जाए, तो वो उन्होंने लिखा हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन मीनिंग वर्जन ऑफ पेशेंट के वो फियर सुपरस्टिशियस होता है। पता नहीं, मैं वर्क किया है बहुत सारा रैशनलिस्ट सोसाइटी में, जो तर्कशील एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, इसीलिए मैं जल्दी पहले रास्टॉक्स पे चला जाता हूँ, उसको फियर सुपरस्टिशियस पे चला जाता हूँ। सिंगल मेडिसिन है सर फियर सुपरस्टिशन में रास्टॉक्स ना? तो आप कोशिश कीजिए, आप भी ऐसी करिए कि पहले ऐसे कीजिए कि फिर उसमें लेटर ऑन आप थिंक ओवर कर सकते हैं कि पहले उसमें आप कोशिश करें कि हम उसमें रास्टॉक्स पे जाएं, ऐसे कर सकते हैं आप। सर लेकिन आपने इसमें एक रूब्रिक और भी लिया ना, एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन, तो रास्टॉक्स हाँ, में वो तो भी साथ बहुत में है ही ना, prominent है। वो तो रास्टॉक्स में इसीलिए है तो ही सर क्लियर ही इम्पोर्टेंट आ गई फिर रास्टॉक्स सर। है। हेलो,
हाँ सर, उस रूब्रिक को साथ में लगाते हैं अगर मान लो फियर सुपरस्टिशियस में अभी और भी मेडिसिन हैं, अभी हाँ, पता लगा नहीं हमें तो। हाँ जी। फियर सुपरस्टिशन में तो अभी एडिशन हुई है ना, पहले तो हाँ, रस्टॉक्सी थी, हाँ सर, अभी पहले कौन कौन सी रेस्टॉक्सी ऐड थी। की है? सर अभी तो काफी सारी देखनी पड़ेगी एक बार। हाँ वो बेसलेस है ना, बात तो यही है, जो ऐसे एडिशन तो की गई है सिंथेसिस वो में ये बेसलेस ही है ना, हम देखते हैं। सर सिंथेसिस रेपर्टरी में सिंगल मेडिसिन तो उसमें रस्टॉक्सी दे कोई रखी है अभी भी। ऑथेंटिसिटी नहीं है, जो हम अगर देखेंगे ना कि उसमें कोई ऑथेंटिसिटी हो, ऑथेंटिसिटी वाली बात नहीं है। लेकिन सर सेकंड रूब्रिक जो भी लेते हैं आप, वो कई बार डिफरेंशिएट कर सकता है ना रेस्टॉक से। अगर मान लो जैसे इसमें बच्चे वाला रूब्रिक कितना प्रोमिनेंट है, तो हाँ, सुपरस्टिशियस बच्चों वाला अक्सर मिल जाता है, जिनमें फियर सुपरस्टिशियस होता है ना, अक्सर मैंने तो देखा है लेडीज में कि उनमें साथ में थोड़ा और उसको करे देते हैं हम, उसको यही होता है कि अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। अक्सर मेरे को तो वो एंग्जाइटी चिल्ड्रन उनमें मिल ही जाता है, मैंने देखा है। थैंक यू सर, अच्छा केस बताया आपने सर। हाँ, हाँ, हाँ। आप भी ऐसी करें कि कोशिश कीजिए कि पहले ऐसी कॉमन मेडिसिन पे जाएँ, नहीं तो लेटर ऑन जो है उसमें आप चले जा सकते हैं जो है ऐसी ही कोई और डीप मेडिसिन पे। पहले जैसे मैं पूछता हूँ कि आज कैसे आना हुआ, पहले क्यों नहीं मेडिसिन ली, पहले क्या सोचते थे, आज कैसे आना हुआ? तो ऐसे ही हमारे गुरु डॉक्टर एम.एल. सहगल ने बोला है कि 35-40% डेली प्रिस्क्रिप्शन में पहले बेलाडोना 30 दी जाती है, बेलाडोना ही देते हैं 36 उसको साथ में दे देते हैं। अगर नहीं आराम मिला तो क्रोनिक केस है, अगर 15 डेज की मेडिसिन है तो आफ्टर 7 डेज को उनको बोलते हैं कि आप बेलाडोना 6 ले सकते हैं जी, 2 सेकंड डोज है। तो मेरे तो देखता हूँ कि एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि अगर क्लियर कट और मिले तो ठीक है, नहीं तो डेली पीरियड्स में ऐसे होता है कि बेलाडोना से निकल जाते हैं बहुत सारे केस। शायद आप भी पता नहीं शायद मिस कर जाते हो, जहाँ आप भी इतना बेलाडोना को अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? आप कितने को परसेंट आप डिस्कस अगर हम करें तो कितने को परसेंट आप बेलाडोना अप्लाई करते हैं पीरियड्स में? हाँ जी सर, कर रहे हैं बहुत। आप जब से इसमें इस टेक्निक में आया ना, बहुत बेलाडोना के बिल्कुल क्लियर कट सिम्टम्स आ जाते हैं। हाँ, 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 हाँ। बहुत अच्छा, कितने हाँ, लोग, हाँ, हाँ, बहुत बहुत अच्छे अच्छा। टिप्स हैं आपके। मान सर काफी लोग तो सिर्फ बेलाडोना से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी मिल जाता है ना, तो बहुत हाँ, एकदम फिट हो जाता है। हाँ जी। हाँ, 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 हाँ। तो ऐसी मैं और एक केस आपको सुनाता हूँ। जैसे था उसमें कि वो लड़का था गुरप्रीत सिंह, उसकी एज थी 23 इयर्स, वो नहीं आया था, उसकी मदर आई थी, उसका ब्रदर आया था। उन्होंने बोला कि वो माफिया ग्रुप में है, वो इलीगल लिकर सेलिंग का काम करता है। हमारी कोई बात नहीं, वो सुनने को तैयार, कोई बात नहीं हमारी सुनता। इसी काम पे उसका माइंड कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है। ही हैज बिकम हाई लेवल इलीगल लिकर डिस्ट्रीब्यूटर। हमारी नहीं सुनता, डोंट लिसन टू अस। दिमाग ही इदा हो गया है ओदा के यही काम करा मैं, इलीगल जो लिकर सेल करने का। His mind becomes so to do this work only. He does not work at home. घर का वो कोई काम नहीं करता, कहीं टिक कर नहीं बैठता, वो दौड़ा ही रहता है, टिक कर नहीं बैठता। घर में भी अगर बात करेगा और घूमता घूमता ही हमारे से बात करेगा, नॉट सिटिंग एट वन प्लेस, इवन टॉक टू अस वॉकिंग हिदर एंड दिदर।
घर किसी पे खर्चा नहीं करता। मैं अनमैरिड है, वो 23 ईयर एज है, मदर ਲਈ भी कोई चीज भी खरीद के नहीं लेके आता, वो बाहर दोस्तों पे बड़ा खर्चा कर देता है। At home not spending anything, not even on mother, helps outside, spends outside on friends. He keeps a big car, even now having 2 cars, one Innova, one City Honda. So they said we came for this bad nature, kindly prescribe, kindly give some medicine. Just on 22nd February, 22 फरवरी को उसको मेडिसिन दी गई और 5 मार्च को उसकी her mother and brother told, to their surprise, he changed a lot. About 40% improvement. Earlier says same thing repeatedly. Now rarely says same thing कि मैंने यही काम करना है, मैंने ल्यूकर सेल करनी है, मैंने यही काम को और आगे बढ़ा के लेके जाना है. Even now says I am fed of this habit. पंजाबी च मैंने लिखा हुआ था कि कदों साला खेड़ा छूटेगा मेरा इस बात से, पंजाबी में हम बोलते हैं. तो वो 22 और 6 और 5 10 दिन में उसमें इतनी बड़ी चेंज आई. तो बाय द वे कभी-कभी ऐसी फिटिंग रूब्रिक बन जाते हैं, तो जो रूब्रिक बनाए उसको एडिक्टिव पर्सनैलिटी, एंटी सोशल बिहेवियर, बूस्टर रिच विश टू बी कंसिडर्ड के 2 कारें हैं उसके पास, इनोवा है, सिटी हांडा है. एंटी सोशल बिहेवियर उसका है ही है कि ल्यूकर सेल करनी, माफिया ग्रुप के साथ रहना. गिफ्ट्स टू हिज वाइफ और सन हस्बैंड मेकिंग नो, सिंगुलर लेक्सिस है, मैरिज नहीं हुई है तो मैंने ये लिया कि अपनी मदर के लिए कोई गिफ्ट नहीं देता, कुछ भी उसके लिए खरीद के नहीं लेके आता. सिटिंग अवर्जन टू बेड, अवर्जन टू शंज बेड के टिकता नहीं है, लेटता नहीं है, बात भी करता है, घूमता फिरता ही बात करता है हमसे, और घर छोड़ के फिर वहीं जाना चाहता है जो वो माफिया ग्रुप है. होम लीव डिजायर टू. एक रूब्रिक मेरे को मिला, डिलूजन लॉस्ट परी डेस्टिनेशन फ्रॉम, जो उसका लाइफ का डेस्टिनेशन होना चाहिए था कि मैं कोई ऐसा वर्क करूं जिससे परिवार की इंसल्ट ना हो, बदनामी ना हो. वो उससे लॉस हो गया, उसका डेस्टिनेशन था जो लॉस्ट परी डेस्टिनेशन फ्रॉम. इसको और भी हमें एलेबोरेट करना होगा कि और कहीं कहीं हम इसको ले सकते हैं. जो भी केसेस हमारे पास आते हैं, जो सिंगुलर रूब्रिक मिला मेरे को, तो उसको लेक्सिस 30 सिंगल डोज दी गई और 1 हफ्ते में वो इतना ज्यादा चेंज हो गया, वो भी हैरान थे और मैं खुद भी बहुत इस बात से हैरान था कि वो इतना कैसे चेंज हो गया. मेरे को भी नहीं लग रहा था कि इतना भी चेंज होम्योपैथी विद इन ए वीक लेके आ सकती है. आज फिर आए थे, वो 5 मार्च को लेके गए थे और आज 16 मार्च है, दोबारा उसके मदर और ब्रादरी आए थे कि हाँ सर इतनी चेंज है उसमें, और चेंज आ गई है. तो ऐसे कोई आपके मन में इस केस के बारे में जो मैंने रूब्रिक बनाए हैं उसके एक ग्रुप में भी ये केस डिस्कस हुआ था, आज उस कल डिस्कस हुआ था. तो डॉक्टर सुधा आयर मैडम कह रहे थे कि इसको हम और एलेबोरेट करें, शायद डॉक्टर अरुण और एलेबोरेट कर सकें. डिलूजन लॉस्ट परी डेस्टिनेशन फ्रॉम. तो उसी दिन एक और केस ऐसी आया, बाय द वे उसको भी लेक्सिस दी गई और वो भी इतनी उसमें चेंज आई
सेम डे का केस था वो। मिस्टर मक्खन सिंह, एज 36 years, he came to leave habit of eating ओपियम डेरिवेटिव होता है पुक्की, शायद आपके पता नहीं स्टेट में उसको क्या बोलते हैं, पंजाब में बहुत लोग खाते हैं। Previously not regularly, but now from 1.5 years regularly taking pukki, opium derivative. If I do not eat it, I become sleeplessness, diarrhea, mind demands it repeatedly. And in a month, sir, I spend 2,500 to 30,000 in a month. I started in a fun, but now it become bad habit. वैसी पंजाबी में जैसे मैंने लिखा है कि सर पंगा से हेड लिया दोस्तों के साथ रलकर फन में। तो फिर मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि तुसी अब आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, कैसे होम्योपैथी लेने का मन बना, वाउ यू डिसाइडेड टू टेक होम्योपैथी नाउ टू लीव दिस हैबिट। पहले उसने बोल दिया, जी मैंने जरूर पूछा कि कितना एक महीने में आप स्पेंड कर देते हैं। पेशेंट का आंसर था, इफ आई टेक इट रेगुलरली और आई टेक समथिंग अदर, एनी टेबलेट जो वो देते हैं नशा छुड़ाऊ केंद्र में, वो शुरू कर लेता हूं। इफ दैट बिकम माय हैबिट, देन व्हाट सर? देन आई asked why homeopathy. He said, sir, many years back from you, why homeopathy? Big wards were cured. So उसको 28 फरवरी को 31 डोज लैक्सिस की दी गई, PL दी गई, 5 मार्च को आया। Much less habit now. Previously my mind was going on same thing to eat that pukki, now much less thoughts, no problem of sleep, no diarrhea sir। आज वो आया था और सेकंड टाइम तो कहता था कि थर्ड टाइम कि मैं बहुत ठीक हूं, आपका आभारी हूं। तो इसमें भी लैक्सिस दी गई बाय द वे। इसमें रूब्रिक्स जो मैंने बनाए थे वो था कि फियर मैरिज ऑफ, जो डॉक्टर सैमुअल किशोर सर ने हमें करवाया ये रूब्रिक की एक्सप्लेनेशन फर्स्ट टाइम कि फियर मैरिज ऑफ, कि कहीं इस वो मेडिसिन जो मैं नशा छुड़ाने के लिए लूं उसके साथ मेरी शादी ही ना हो जाए, उसको मैं छोड़ ही ना पाऊं, फिर उसके साथ ही बंद ना जाऊं मैं। फियर पॉइजन ऑफ बीइंग, क्यों होम्योपैथी ही लेना चाहते हैं? तो उसने बोला कि पहले आपसे मेरे एडवांस सीख हुए थे, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल सोपर्टी से साथ में ले लिया। मेन ये था कि फियर मैरिज ऑफ, तो फियर पॉइजन ऑफ बीइंग, तो उसको भी लैक्सिस 30 दी गई और उसमें यही जो एडिक्टिव पर्सनैलिटी वो भी बन गया था, वो लैक्सिस से ठीक हुआ। तो मेरे को लग रहा है कि हमें लैक्सिस और एक्सप्लोर करनी चाहिए कि जो एडिक्शन के केसेस आते हैं वो एडिक्टिव पर्सनैलिटी तो होती हैं, एंटी सोशल बिहेवियर भी उनका होता है, लॉस्ट फ्रॉम प्री डेस्टिनेशन होती हैं कि वो एक मौत के रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो बाय द वे ऐसे हुआ कि ये दो केस इन दिनों में दोनों ही लैक्सिस से ठीक हुए। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता हो, क्या आपने फियर मैरिज ऑफ जे रूब्रिक अप्लाई किया है या नहीं किया है कभी? सर प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, फियर मैरिज ऑफ। हाँ, कैसे जैसे अप्लाई करना है इसको? मैरिज एक बंधन है, आप निकल नहीं सकते उससे। उसने क्या बोला उसी था? को डॉक्टर सैमुअल किशोर सर ने एक्सप्लेन किया था कि अगर पेशेंट को ऐसी है कि अगर मैं ये मेडिसिन शुरू कर लूं तो इसके साथ मेरी मैरिज ही ना हो जाए, मैं बंधा ही ना जाऊं, मैं इसलिए डरता हूं। और इसको एक केस में नहीं, बहुत सारे केसेस में हमने रिपीटेडली वेरीफाई किया है। सर एक रूब्रिक है फियर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा सर?
नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और ही बात होगी ना, उसमें मैरिज की तो कोई बात नहीं कि मेडिसिन अगर मैंने ले ली सर, इस मेडिसिन से मेरी आदत ही ना बन जाए, हैबिचुअल ना हो जाऊं, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और बात होगी ना, बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट हो गया ना। सर कोई जैसे जिम्मेवारी लेनी है उसको, वो जिम्मेवारी से डरता है। सर जैसे कई लोग एलोपैथिक दवाई के लिए भी यही चीज कहते हैं कि भी एलोपैथी दवाई शुरू कर दूंगा तो फिर छोड़ ही नहीं जाएगी, तो बिल्कुल, उसमें भी ये हमने ले बहुत बारी सकते हैं। वेरीफाई किया है ये रूब्रिक, डेफिनेटली फियर मैरिज ऑफ। जो Thank कहते हैं कि मैं तो इसके साथ अब डॉक्टर साहब बांध ही गया हूँ, मैं तो इसको छोड़ ही नहीं पा रहा, तो उसमें रूब्रिक आ जाता है कि डिलूजन मैरिड, वो भी हमने अप्लाई किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कुछ रूब्रिक तो ऐसे एक्सप्लेन किए हुए हैं डॉक्टर शैमिल किशोर ने कि सो वंडरफुल है। एक रूब्रिक है डॉक्टर अरुण सर के डिलीरियम दे अंडर है, डिलीरियम लाइट डिजायर विद कली कलकेरिया कार्व है। कितने ही केस मैंने ठीक किए हुए हैं जो रिपीटेडली टेस्ट करवाते रहते हैं, सेम टेस्ट बार बार करवाते रहते हैं, तो उसको मैं डिलीरियम लाइट डिजायर बना के बहुत सारे केस कलकेरिया कार्व से ठीक किए हुए हैं। पहले कभी डॉक्टर शैमिल किशोर की टीचिंग से पहले कलकेरिया कार्व ऐसे नहीं दी थी कि डिलीरियम लाइट डिजायर पर। कभी आपने अप्लाई किया किसी ने डिलीरियम लाइट डिजायर फॉर डिलूजन मैरिड? हेलो, डिलीरियम लाइट डिजायर फॉर को सर काइंडली तो दोबारा करें। हाँ, लाइट डिजायर तो हम अप्लाई करते हैं, उसमें भी कलकेरिया कार्व है। एक और रूब्रिक है इसका जो हम अप्लाई करते थे कलकेरिया कार्व का, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट, उसके नीचे सब रूब्रिक है केयरफुल देयरफॉर वेरी, कि बहुत चिंता होनी इसलिए बहुत केयरफुल होना कि ये ना खाऊं, ये ना खाऊं, ये करना खाऊं, एक्सरसाइज करूं, फ्रूट्स लूं। एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट केयरफुल देयरफॉर वेरी, जैसे हायोवा के नजदीक चला जाता है वो कलकेरिया वाला उस रूब्रिक में। और साथ में ये भी आ गया, हमें मिल गया कि बार बार टेस्ट करवाना, बार बार टेस्ट करवाना सिंपल लाइट की बात नहीं है, डिलीरियम लाइट डिजायर पर। कम से कम मेरे पास तो कम से कम 15 केसेस हो गए होंगे जब से ये रूब्रिक अप्लाई करना शुरू किया है। बहुत बढ़िया सर, डिलीरियम लाइट डिजायर तो बहुत ही बढ़िया समझाया आपने सर। हाँ जी, हाँ जी। फियर मैरिज सर आपने अप्लाई किया डॉक्टर अरुण सर? फियर मैरिज मैंने सर इस रूप में अप्लाई नहीं किया, लेकिन अच्छा लगा आपको सुन के। हाँ, के केसेस 2-3 आए, मैंने मिस किया लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छा आपने वो बताया। और मैरिज का मतलब ही वही है, वो अभी उसको हम रिलेशन से नहीं जोड़ सकते, मैरिज एक बंधन है, वो आपने बहुत बड़ी बात। हाँ, बिल्कुल। और ऐसी डिलूजन मैरिड, उसमें इग्नेशिया है। मेरे पास एक केस है सर, वो लिव इन में रहते हैं, वो मैरिज से डरता है, हाँ, उसको हाँ, मैरिज नहीं हाँ, चाहिए क्योंकि उसको लग रहा है कि बंधन में कौन बंधेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का दिल करता है। जी बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सभी नवीन जनरेशन फियर मैरिज ऑफ है। मैरिज ऑफ है। कोई क्वेश्चन तो प्लीज, सर कोई क्वेश्चन आपका? जी मेटाफोरिकली लिया ना आपने फियर मैरिज? हाँ जी, मेटाफोरिकली दोनों ही, और फियर वैसे अगर मैरिज भी किसी को, डिलूजन मैरिज भी, हाँ जी, ये दोनों ही मेटाफोरिकली लेते हैं और बहुत और अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हाँ जी, वैसे ही किसी को फियर हो मैरिज का, वो तो वहां पर तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा ना, या फिर कोई और भी रीजन हो सकते हैं ना कभी? नहीं, उसमें भी ले सकते हैं, अगर डायरेक्ट भी अप्लाई करके देख सकते हैं आप, है ना। मैरिज एक रूब्रिक है डायरेक्ट एम ते, मैरिज आइडिया अनएंड्यूरेबल, तो वो ये आइडिया उसको ड्योर नहीं होता, मैरिज आइडिया अनएंड्यूरेबल। फिर उसमें रह रूब्रिक है मैरिज ऑब्सेस्ड विद आइडिया ऑफ मैरिज गर्ल, ऐसा करके है, वो भी रूब्रिक है। तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं आप, ऐसे भी कोई बात नहीं है। बल्कि जो अरुण सर ने भी जो बोला मैरिज से डर लगता है, उसमें जो है ये अनअंड्यूरेबल जो है ये ज्यादा मेरे ख्याल सूट करता है सर।
नहीं, एक्चुअली सर उसमें हमको सेंट्रल थीम देखना होगा। वो एक रूब्रिक से सर का तो एक्सपीरियंस है, लेकिन उस पेशेंट का सेंट्रल थीम क्या है, वो सिर्फ मैरिज की बात से वो डिसाइड नहीं होगा। हाँ, उसमें ओवरऑल आप देखिए कि वो क्यों डर रहा है मैरिज से, यही हम लोगों को। वो डरता क्यों है? ठीक ठीक सही है, ठीक है सर। तो कोई और इसको डॉक्टर अरुण सर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कुछ? आप नेक्स्ट ईयर क्लास में जहाँ डिल्यूजन लॉस्ट प्रीडेस्टिनेशन फ्रॉम सिंगुलर है लेक्सिस में सिंगुलर है जी। हाँ। ये थोड़ा सा सर मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसको थोड़ा और स्टडी करके। हाँ, इसको हम बहुत अच्छी तरह लेक्सिस को जी ऐसे केसेस में ले सकते हैं। नहीं सर, वो ऐसा करेंगे, मैं आपके साथ प्लान कर लूंगा। हम लोग थोड़ा सा हाँ। इस तरह के कुछ और केसेस जुटाकर रूब्रिक्स पर हम लोग मिलकर सेमिनार। हाँ, बिल्कुल। सर जो ये आपने लेक्सिस का, सभी जो डॉक्टर जाएं आप अप्लाई करें और फिर उसको रिपोर्ट करें। मतलब ऐसे कि ना, ऐसे वन साइडेड स्टडी नहीं होनी चाहिए कि मैंने बोल दिया, डॉक्टर अरुण कुमार उन्होंने सर ने बोल दिया। आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको जो टीच किया जाता है उसको अप्लाई करके नेक्स्ट क्लास में रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ सर, एक बात मैं बोलूंगी, ये बहुत ही अच्छा रूब्रिक है लॉस्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम, क्योंकि आजकल ना एडोलसेंट्स बहुत ही भटक जाते हैं। जैसे अपने डेस्टिनेशन में उनका जो एम है ना, जैसे पेशेंट्स लेकर आते हैं अपने बच्चों को, यंग बच्चों को, कि वो एडिक्शंस में फंस गए और अपना एम भूल गए, उनको अपनी कंपटीशन की तैयारी करनी है, वहां नहीं कर पा रहे हैं। तो हाँ। ये बड़ा अच्छा अप्लाई हो सकता है वहां पे, बहुत अच्छा रूब्रिक है ये। हाँ, मेरे को भी ऐसे लगा। दोनों केसेस में एडिक्शन वालों में एडिक्टिव पर्सनालिटी होना, एंटी सोशल बिहेवियर होना, लॉस्ट फ्रॉम प्रीडेस्टिनेशन होना, ये हम बहुत सारे केसेस में एडिक्शन में अप्लाई करके देखेंगे आप। या ये मोबाइल का एडिक्शन है, बच्चों को आजकल मोबाइल में ही लगे रहते हैं, अपना हाँ, भूल जाते मोबाइल हैं हो हमारा गया। एम क्या है। फिर बहुत वो अच्छा रूब्रिक है सर, very good। मोस्ट जनरेशन में सीटिंग अवर्जन है, अम्यूजमेंट डिजायर फॉर है, ये सभी चाहते हैं हर वक्त। ट्रैवलिंग वांडरिंग है, वो लेक्सिस वाला, जेलसी है। सर ये रूब्रिक पेशेंट खुद बताता है या हमने? हाँ सर, अशोक बोल रहा हूँ। नहीं, रूब्रिक तो देखिए पेशेंट नहीं बताएगा, पेशेंट तो अपनी बात करेगा, आपको उसमें रूब्रिक ढूंढना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पेशेंट तो अपनी बात करेगा और आपको उसके हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढ ले कि पेशेंट ही रूब्रिक बता दे। नहीं, ये वो अपने मुंह से मतलब नहीं कहेगा कि मैं मतलब वापस उस चीज में जाना चाहता हूँ, कि मैं फील करता हूँ कि मैं सच में मतलब लॉस्ट हो गया हूँ। नहीं, वो तो आपको फील करना पड़ेगा। इसी को सेंसेशन कहते हैं, इसी को मतलब पेशेंट की फीलिंग क्या है। आप जब उससे बात करेंगे, मैं अगले क्लास में एक आपको छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, एक 3 साल की बच्ची का वीडियो है, उसकी एक्टिविटी से हमने उसको पकड़ा। 3 साल की बच्ची क्या बोलेगी। मैंने अभी डॉक्टर राशि को कहा है कि हम बीच बीच में कुछ इस तरह की चीजें डाल देंगे अपने ग्रुप में, आप देखिए और उसको एनालाइज कीजिए, और फिर आपको उसमें पिक्चर मिलेगा मेडिसिन का। तो मान सर ने जो बताया वो कंफर्म करना पड़ेगा आपको। हाँ, रूब्रिक को आपको पेशेंट में कंफर्म करना पड़ेगा। एक्चुअली सर ये मेरी पहली क्लास है, मैंने फर्स्ट टाइम। अच्छा, कोई बात नहीं, आप ग्रुप में रहिए। और जो यंग जनरेशन है, लड़कियां हैं, उनको तो आप उनके पेरेंट्स को बाहर कहें कि आप प्लीज वेट करें, इसको बताने दो। मेरे पास तो बड़े बार हुआ है, विद इन ए मिनट वो बता देती है। आज एक लड़की आई कि उसकी मम्मी बोल रही है इसको नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, उदास रहती है। मैंने बोला भी कोई तो रीजन होगा, कोई रीजन नहीं है। मैंने उसकी मम्मी को बोला, उसकी मम्मी को कि आप प्लीज बाहर जाओ। मैंने उस लड़की को बोला कि बोलो, 1 मिनट में बता दो, बेशक 1 घंटे में बता दो, कोई ना कोई बात तो लव अफेयर की होगी। तो इमीडिएटली उसने बता दिया कि सर बात तो यही है, जहां मैं मैरिज करवाना चाहता हूँ ये करना नहीं चाहते। कोई इतना कास्ट का भी डिफरेंस नहीं है, हम रामदासिये हैं, ये माझवी सिख है लड़का, तो पर मेरी मम्मा नहीं मान रही। तो मैंने उसको मेडिसिन भी दी एग्नेशिया, पर उसको मैंने स्ट्रांगली बोला
कि आपको दौड़ जाना चाहिए, आपको कोर्ट में जाके मैरिज करा लेना चाहिए, नहीं तो होल लाइफ आप ऐसी मेंटली डिस्टर्ब रहे। जो आपका राइट है एक यूथ का, कम से कम मैरिज का तो उनको राइट होना चाहिए अगर वो लव करते हैं एक दूसरे को। तो ऐसे केसेस में मैंने बहुत बार देखा है, पेरेंट्स को बाहर भेज दिया और इमीडिएटली वो बोल देते हैं कि हाँ सर कारण तो यही है कि लव डिसअपॉइंटमेंट, लव अनहैप्पी, यही बात है। मेंटल डिजीज आपको स्टडी करनी चाहिए, सभी होम्योपैथी डॉक्टर को हमें कि हिस्टीरिया क्या है, मैनिया क्या है, सिजोफ्रेनिया क्या है, ओसीडी क्या है। सर इस केस में आपने कौन सा मेन रूब्रिक इस्तेमाल किया था सर? किसमें? ये जो अभी वो लड़की वाली जो, हाँ उसमें यही ना, लव अनहैप्पी, मतलब एक रूब्रिक मैंने बहुत अप्लाई किया है, आप भी अप्लाई करें। ड्रीम में है इग्नेशिया का, ड्रीम फिक्स्ड अपॉन वन थिंग डज नॉट लीव ऑन वेकिंग। 3 रूब्रिक बनते हैं, एक रूब्रिक है उसका सब रूब्रिक है, उसका सब रूब्रिक है, उसमें अकेली इग्नेशिया आ जाती है कि उसका सपना है उसका उसके साथ मैरिज कराने का, वहीं पर उसकी बात अटकी हुई है। इवन डिलीरियम लुक फिक्स्ड एट वन पॉइंट में भी है इग्नेशिया, तो हम लेती हैं कि सभी, ये तो पहले से हम अप्लाई करते हैं ना कि लव डिसअपॉइंट में भी इग्नेशिया, अगर डेथ की हिस्ट्री है नियर डेथ की तो भी उसमें इग्नेशिया बहुत कम करती है। तो साथ में हमारे ये रूब्रिक हैं जो ड्रीम पे अगर जाएंगे, ड्रीम फिक्स्ड अपॉन वन थिंग डज नॉट लीव ऑन वेकिंग, सुबह उठता फिर वही बात, रात को सोते समय फिर वही बात। डिलीरियम लुक फिक्स्ड एट वन पॉइंट वो भी है। ग्रीफ लूजिंग ऑब्जेक्ट और पर्सन सिंगुलर है इग्नेशिया, कि अपना जो लवर है बिलव्ड है उसके खोने का डर, उसके खोने से गम, और कभी भी यूथ को उनको कहें कि आपको मैरिज है लव है तो करवानी चाहिए, नहीं तो आप किसी और की लाइफ बर्बाद करेंगे, अपनी भी बर्बाद करेंगे। एक मेरे पास इतना स्ट्रेंज केस आया, वो लड़का का कहीं लव था, पेरेंट्स के दबाव नीचे उसने मैरिज भी करवा ली। फर्स्ट टाइम कुछ दिनों के लिए रिलेशन भी बना ले लड़की वाइफ के साथ, फिर उसको कह दिया कि मैं आपके साथ कभी भी रिलेशन नहीं बनाऊंगा, आप चले जाइए। वो प्रेग्नेंट हो गई लड़की और उसने बोल दिया कि मैं जावांगी नहीं जहां से। 5 साल बाद मेरे पास आए थे, वही पोजीशन थी, 5 साल से वो लड़की रह रही थी। वो कहता था मेरे मन में से सर वो निकलती नहीं है, मैं इसको कभी भी टच नहीं किया। 12 साल बाद अब आए, वही वो लड़की इतना रोती रही, फिर मेरे को आई रिमेम्बर के था वही केस है, जब वो लड़का अंदर आया कि जो कह रहा था कि मैं इसको टच नहीं कर सकता, मैं टच करांगा भी नहीं कभी, और 12 साल हो गए थे वो लड़की वहीं रह रही है। तो ऐसे केसेस मेरे पास तो सैकड़े क्या थाउजेंड्स हैं। तो मैं तो उनको बोल देता हूँ भैया आप दौड़ जाइए, आप मैरिज करवा लीजिए, कोई बात नहीं है, इंटरकास्ट भी है तो भी करवा लीजिए। वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया सर। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजर ऑफ द क्लास, थैंक यू ऑल। Thank you so much, sir. Thank you. Okay जी, okay. Thank you, sir. Good night, sir. Okay, thank you sir. Thank you, Thank you, sir. Okay जी, okay. Good night. Thank you, sir. Thank you. Okay. Sir, thank you very much. Good night.